सर, ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना एक एक मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूँ, वो हमारी खाता है या हम उसकी? इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहां से आ गई? तो ये है ब्रिगेडियर, आप यहां अचानक आ पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं। कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना। आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। Really? ओए, हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में बात समझो। हिंदी में तुम ये बताओ, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पिताजी, अंकल तो ऊपर बैठे हुए हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। राधा, तुम्हारे पिताजी बड़े उखड़े हुए लगते हैं। लगता है there is something wrong in the ministry। अरे रॉन्ग हो या राइट, यही समझना होता तो मैं भी तुम्हारी तरह खादी के कपड़े पहन लेता। अरे सरकारी लेटर से मुझे क्या लेना देना? देखो, तुम अभी से इतने ढीले पड़ जाओगे तो पूरी सरकार को भारतवर्ष से कैसे खत्म करोगे? वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर है और हमें पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ लड़ना है। भूल जाओ सारी बातें और फाड़ दो वो लेटर। देखो, उसका ट्रांसफर ना हो तो ना सही, उसकी बातें हमें पता न चले तो न सही, लेकिन उसकी मौत का बंदोबस्त तो मैं कर सकता हूं। प्रलयनाथ, वो मर गया तो ये नेता भी कुर्सी समेत जल गया, समझो। वो मरेगा भी और तुम कुर्सी के साथ जियोगे भी। आप किसकी बारी जनरल साहब? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की। मारे जाने वाले पुलिस के उन शहीदों की याद में ये ज्योत बनाई गई है जिन्होंने कानून की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री जीवनलाल टंडेल हैं। और इस ज्योत का उद्घाटन एक महान योद्धा, परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के हाथों से होगा। वेलकम, वेलकम। प्लीज।
स्टॉप सर, ये आपने क्या किया? फायरिंग का ऑर्डर क्यों दिया सर? आपकी एक गलती से कितनी जाने गई, इसका जवाब कौन देगा ब्रिगेडियर साहब? मिस्टर तिवारी, इसका जवाब अब ब्रिगेडियर को ही देना होगा, और वो भी अदालत में। योर ऑनर, शहीद स्मारक पर हुए गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। इन्हीं के कहने पर गोली चलाई गई, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस हादसे को साबित कर देंगे। सबसे पहले मेरे गवाह हैं म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर M.K. तिवारी। योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयान सुने। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई। इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है।
हमारी मीटिंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। सूर्यदेव सिंह को आप जेल के तहखाने में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है, इसलिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं जाएगा। राइट सर। दिस वे प्लीज। आप इधर उधर देखने की तकलीफ मत उठाइए मंत्री साहब, हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। यहाँ दीवारें तो हैं लेकिन इनके कान नहीं। आपका वागले से अलग हो जाना, वागले का भरी अदालत में आपके खिलाफ बयान देना, आपका गिरफ्तार होना भाई ये सब मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया। इसलिए तो आपको हमने याद किया है। और जब कभी सुबह समझा जाता है तो इंस्पेक्टर वागले इसी तरह भेस बदल कर हमसे मिलने यहाँ आते रहते हैं। सर, ब्रिगेडियर साहब का हमसे अलग होना, जेल में आ जाना, इससे दुश्मन हमें कमजोर समझकर लापरवाह हो जाएंगे और उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उनकी जड़ें आसानी से काट सकते हैं। हम जिन जराइम की तलाश में हैं, उसकी कुछ जड़ें इस जेल की चार दीवारी में भी पैवस्त हैं। उन्हें ढूंढकर निकाल कर हमें खोदना होगा। और मंत्री साहब, आपसे खास बात ये कहना थी कि हमारी गैर हाजिरी में इंस्पेक्टर वागले आपसे हॉटलाइन पर बातचीत किया करेंगे। ये जब कभी भी आपसे कहें, आप हमारे लिए रिहाई के ऑर्डर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, आप जब चाहेंगे आपकी रिहाई के ऑर्डर्स भिजवा दिए जाएंगे। नमस्कार। Cheers! नया साल बहुत बहुत मुबारक हो प्रलयनाथ। नया साल तुम्हें मुबारक और सूर्यदेव सिंह का जेल जाना मुझे मुबारक। राधा बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही। नजर तो तुम्हारा बेटा रसिक नाथ भी नहीं आ रहा। अरे भाई, इन नौजवान लोगों का हम बूढ़ों से क्या मतलब? मना रहे होंगे कहीं नया साल अपने जवान दोस्तों के साथ। प्लीज रसिक, ऐसा मत करो ना। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो नए साल का सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा मेरी जान। रसिक, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ? यानी प्रेग्नेंट? अनीता, तुम? हाँ, मैं। कह दो इसे भी, प्रेगनेंसी में परेशानी क्या है, करवा लो अबॉर्शन। शादी बाद में कर लेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं। क्यों, यही कहा था ना तुमने मुझसे? और न जाने किस किस से कहा होगा। अनीता, अनीता, कब तक तुम मुझे यूं ही ब्लैकमेल करती रहोगी? राधा, राधा ये सब तुमसे झूठ बोल रही है। ये मुझे बदनाम करना चाहती है। इसकी बातों में मत आना तुम। मैं भी तुम्हारी तरह इसकी भोली भाली बातों में आकर इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? अरे ना जाने किस किस का पाप अपने पेट में पालकर तू मुझे उसका पाप बना रही है। रसिकनाथ, जिसका पाप मेरे पेट में है उसे पापी का अंत करने आई हूँ। ये तुमने क्या किया रसिक? तुमने इसे मार डाला? तो और क्या करता? हजारों औरतें जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। आज मैंने तुम्हारी सही शक्ल देख ली है रसिकनाथ। अगर ये एक बाजारू औरत थी तो तुम भी एक बाजारू कुत्ते हो जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हो। मैं आज तुम्हारा भांडा फोड़ कर रहूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। साली, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो तेरा भी यही आशा कर दूंगा, समझे? पुलिस को बताएगी, पुलिस को बताएगी। जिंदा रहेगी तो पुलिस को बताएगी ना।
न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। मैं तुझे खत्म कर दूंगा कमीनी। तो पीने का मजा ही नहीं आता। अरे क्या हुआ? अबे सामने देख, लड़की की लाश। अरे नहीं यार, ये भी कोई हमारी तरह नशे और मस्ती में चूर लगती है। चलो उसे और पिलाते हैं, अपना भी नया साल सुधर जाए। अबे नया साल सुधारने के बच्चे, अगर लफड़े में फंस गए ना तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। हमें क्या मालूम वो जिंदा है या मुर्दा? क्यों संजू? कुछ भी हुआ लोग, मगर इंसानियत के नाते उसे देखना हमारा फर्ज है। चलो चलो देखते हैं। मुझे मत मारो प्लीज। भगवान के लिए मुझे मत मारो। अरे ये तो फिर से बेहोश हो गई। लगता है किसी ने इसे बहुत मारा है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब। यस, क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये लड़की बहुत सीरियस है, आप बचा लीजिए प्लीज। लड़की? कहाँ है लड़की? कौन है ये? हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते तो इसे लेके क्यों आए हो? कहां से लाए हो? बीच से। ये हमें बीच पर बेहोशी की हालत में मिली थी। बेहोशी की हालत में? इसकी हालत तुम लोगों ने इसके साथ 31st नाइट मना के तो नहीं की है ना? हम लोगों ने? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा तुम लोगों ने? मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था। मगर नहीं यार, चुप रह तू, डरता क्यों है? डॉक्टर साहब, ये वक्त इधर उधर की बातों का नहीं है। हम पर भरोसा कीजिए और जल्दी से इलाज कीजिए। बातों से समझदार मालूम होते और मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। लेकिन भाई मेरे ये मामला तो पुलिस का है। पुलिस? हाँ। मगर पुलिस क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि इस तरह के केसेस पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं। मैं इंस्पेक्टर को अभी बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर नीचे बैठा है। डॉक्टर साहब, संजय। आप लोग बैठिए। इंस्पेक्टर, कहाँ गए वो लोग? साहब, हम लोगों को मार के वो दोनों भाग गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं वो 3 लड़के इस लड़की को बेहोशी की हालत में यहाँ लाए। मैं आपको बुलाने गया, इतने में वो भाग गए। भाग गए? अरे जल्दी कर। सर, ये है उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट। रेप केस है? नो सर, लड़की के पेट में 2 महीने का बच्चा है। लड़की को होश आया? नो सर। उसका कुछ अता पता? अब तो उसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा कि वो कौन है और उसके पेट में बच्चा किसका है। अंकल सेव मी अंकल। अरे अंकल सेव मी अंकल। अरे बेटे, अंग्रेजी को मार गोली और हिंदी में समझा। क्या बात है? काकाश्री, पिताश्री मेरे परलोक सुधारने का प्रबंध कर रहे हैं। अरे तो वो मेरी हत्या कर। तुम जैसी कमीना औलाद को मार डालना ही बेहतर होगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। प्रलयनाथ, तुम बीच में मत बोलो जीवनलाल। इस कमीने ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं इसे जान से मारू। बात क्या है? क्या किया इसने? ये बात तुम मुझसे पूछो तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, शांति करो। बेटे रसिक, चलो उठो, बताओ क्या बात है? अंकल, अंकल मैं। हाँ हाँ बोलो, डरो मत। अंकल मैं एक लड़की से मोहब्बत करते हो, यही ना? हाँ। तुम भी कमाल करते हो प्रलयनाथ। बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे मारने पर तो लाए। अरे मोहब्बत करना तो आजकल के नौजवानों का फैशन है। बात यह नहीं है जीवनलाल, सच तो यह है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की मां बनने वाली। ओहो, तो इसमें कौन सी नई बात है? करवा दो शादी। और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवा दो एबॉर्शन।
मगर जीवनलाल बात यह है। अरे यार, ऐसे मामले में बात कुछ नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर वो लड़की नहीं मानती तो पैसे वैसे देकर अपनी जान छुड़वा लो, और अगर फिर भी नहीं मानती तो तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कौन सी नई बात है। प्रलयनाथ, तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो। दरअसल बात यह है जीवनलाल कि वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। सारी चीजें दर्ज कर ली? जी साहब। और हाँ, इस डेड बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम। साहब ये पर्स मिला है। संजय आर चौहान। मेरा पर्स बीच पर या अस्पताल में गिरा है। अगर वो पुलिस को मिल गया तो कहीं हम फंस ना जाए। नहीं यार, अरे जब हम लोगों ने कुछ बुरा किया ही नहीं है तो हम फंस क्यों जाएंगे? अरे मैंने पहले ही कहा था कि इस चक्कर में मत पड़ो, उल्टे फंसेंगे। लेकिन मेरी सुनी किसने थी? मैं कहती हूँ डर डर के कब तक ये बात सबसे छुपाते रहोगे। चलो माँ जी को सब सच बता देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम शक की बुनियाद पे आपके बेटे संजय और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? क्यों? क्या जुर्म किया है उन तीनों ने? ये आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। वाह गोटिया वाह, क्या खुशखबरी लाया है। डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा पुलिस के फंदे में। बाप ईमानदारी की मौत मर गया, अब बेटा कानून की मौत मरेगा। गोटिया आप देखना, मैं इस चश्मदीद गवाह को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी आंखें मुझे पहचानने से पहले ही बंद हो जाएगी। तुम उस डॉक्टर को खरीद लो और रिपोर्ट तैयार करवाओ जो मैं चाहता हूं। यह समय सोचने का नहीं है बेटी, यह हम दोनों की जिंदगी और मौत का सवाल है। पिताजी, पुलिस पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी? किसका नाम लूंगी? पुलिस को तुम ये बताना कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है।